हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 11, जो कि हिस्ट्री का 11th चैप्टर है, जिसका नाम है भारत में पारदेशिक राज्यों का उदय। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने जौनपुर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर के बारे में। ये स्टोरी वाइज है, तो आपको स्टोरी के तौर पे इसको ज़रूर याद रखना है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। 11वीं सदी में कश्मीर के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। तो 11वीं सदी में कश्मीर के शासक कौन थे? कश्मीर के शासक थे शैव। जो कश्मीर के शासक कौन थे? जो भी कश्मीर के शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जो कश्मीर के शासक थे, जो भी रूलर थे, वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म को माना करते थे। इसलिए शैव धर्म कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया। इसलिए शैव धर्म क्या बन गया? कश्मीर का प्रमुख अंग बन गया। यह चारों तरफ से घिरा बंद साम्राज्य था। एक अरब यात्री अल बरूनी, जिसने इस अवधि में भारत में यात्रा की, ने पुस्तक अल हिंद में उल्लेख किया है कि यहाँ की किसी बाहरी हिंदू को भी कश्मीर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। एक जो अरब यात्री थे अल बरूनी, जिनका नाम है, भारत में उन्होंने यात्रा की और उन्होंने अपनी पुस्तक, याद रखना है आपको, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक अल हिंद में कश्मीर के बारे में लिखा और ये बताया कि बाहर के किसी हिंदू को कश्मीर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। 1320 में कश्मीर के शासक राजवंश मंगोलों के आक्रमण के विनाशक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए। 1320 जब चल रहा था तो कश्मीर के जो शासक थे, शासक राजवंश थे, मंगोलों के आक्रमण के विनाशक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यानी कि मंगोलों ने आक्रमण करा और वो उसको सह नहीं पाए। कौन नहीं सह पाए? कश्मीर के शासक। इसलिए उन्होंने पूरा जन समर्थन खो दिया। 1339 में 1339 में शमशुद्दीन शाह ने शैव शासकों को राज सिंहासन से हटाया। तो 1339 में आपको याद रखना है, शमशुद्दीन शाह ने किसको हटा दिया? राज सिंहासन से शैव शासकों को हटा दिया, क्योंकि कश्मीर पे शैव शासकों का कंट्रोल था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। और खुद कश्मीर का शासक बन गया। कौन कश्मीर का शासक बन गया? शमशुद्दीन शाह। इस अवधि के बाद से कश्मीरी समाज पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा। तो उसके बाद से क्या हुआ? कश्मीर समाज पर इस्लाम का क्या पड़ने लग गया? प्रभाव पड़ने लग गया। यानी कि कश्मीर के अंदर इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, आज भी इस्लाम धर्म का प्रभाव दिखाई देता है कश्मीर पर। सूफी संतों का एक समूह, जिन्हें ऋषि कहते थे, तो ऋषि किसे कहते थे? सूफी संतों के एक समूह को ऋषि कहा जाता था, ने एक ऐसे धर्म का प्रचार शुरू किया जिसमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की विशेषताएं थी। तो जब सूफी संतों का एक समूह था ऋषि, उन्होंने ऐसे धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया जो कि हिंदू धर्म भी था उसमें और इस्लाम धर्म, दोनों की विशेषता देखने को मिलती थी। सूफी संत और शरणार्थी मध्य एशिया के आकार कश्मीर में स्थानांतरित हो गए। जो सूफी संत थे और जो शरणार्थी थे, सूफी संत और शरणार्थी मध्य एशिया से आकर कश्मीर में स्थानांतरित हो गए और उन्होंने भी आगे जाकर समाज और धर्म को प्रभावित किया। आगे चलकर किसको प्रभावित कर दिया उन्होंने? समाज को और धर्म को। धीरे धीरे जनता के गरीब वर्ग ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। और जनता के गरीब वर्ग ने किसको अपनाना शुरू करा? इस्लाम धर्म को। गरीब जनता जो कश्मीर की थी, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। राज्य की ओर से इस्लाम को प्रोत्साहन तब मिला जब कश्मीरी सुल्तान सिकंदर शाह ने एक हुक्मनामा जारी किया कि सभी हिंदू, खास तौर पर ब्राह्मण जो इस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, वे या तो इस्लाम धर्म को अपना ले अथवा साम्राज्य को छोड़कर चले जाए। फिर इस्लाम धर्म को प्रोत्साहन कैसे मिला? जब कश्मीर के सुल्तान जो था सिकंदर शाह, 1389 से 1413 तक, उसने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि सभी हिंदुओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए भी या तो वो इस्लाम धर्म को मान ले या तो कश्मीर साम्राज्य को छोड़कर चले जाएं।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हुक्मनामा जारी किसने किया था? सिकंदर शाह ने। कि यह हुक्मनामा राजा के मंत्री, ऐसा कहा जाता है कि यह हुक्मनामा राजा के मंत्री सूहा भट्ट के कहने पर जारी किया गया। और यह जो हुक्मनामा सिकंदर शाह ने जारी किया था, किसके कहने पे करा था? सूहा भट्ट के, जो एक हिंदू था और जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया था। उसने, सूहा भट्ट जो था, उसने हाल ही में इस्लाम धर्म को अपनाया था। उसने सिकंदर शाह को बोला कि ये हुक्मनामा जारी कर दो कि जो जो इस्लाम धर्म को मानेगा तो ठीक है, नहीं तो साम्राज्य को छोड़कर चले जाए, कश्मीर के साम्राज्य को। फिर आए शायद जैनुल आबदीन, जो कि 1420 से 1770 तक थे। कश्मीर का सबसे बड़ा शासक था। कश्मीर का सबसे बड़ा शासक कौन था? शायद जैनुल आबदीन। वह बहुत बुद्धिमान शासक था और उसने उन सभी हिंदुओं को बुलवा लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न की वजह से राज्य को छोड़कर चले गए थे। उसने उन सभी हिंदुओं को बुला लिया जो सिकंदर शाह ने जब हुक्मनामा जारी करा था, वे सारे हिंदू चले गए थे। तो उसने क्या करा? शायद जैनुल आबदीन ने उन सभी हिंदुओं को बुला लिया जो छोड़कर चले गए थे साम्राज्य को। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया। जजिया आपको पता है एक तरीके का टैक्स हुआ करता था, और गोवध उन्होंने यानी गाय की हत्या को बंद करवा दिया। हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। और जैनुल ने क्या करवाया? हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करवा दिया। बड़ी संख्या में मंदिरों की मरम्मत भी करवाई, नए मंदिर भी बनवाए। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि कश्मीर में 50 बड़े मंदिर हैं। और जो मुगल बादशाह के अकबर दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, उन्होंने क्या लिखा है कि 150 बड़े मंदिर थे वहाँ पर। सुल्तान जैनुल आबदीन ने जम्मू के हिंदू राजा की पुत्री से विवाह किया। और जैनुल आबदीन जो सुल्तान था, उसने क्या करा? हिंदू राजा की एक पुत्री थी, उससे विवाह कर लिया। कुछ विद्वान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। बहुत से क्या कहते हैं? किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। उसके शासन काल में कश्मीर बहुत समृद्ध हुआ और उसे बुढ़ शाह का कश्मीरों का महान राजा कहा गया। जब जैनुल आबदीन था उस समय में कश्मीर बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया और कश्मीरियों का महान राजा भी उसको कहा जाता है। सुल्तान ने बांध और नहरें बनाकर कश्मीर के कृषि संबंधी विकास में बहुत योगदान किया। कृषि संबंधी पैदावार का अभिलेख भी रखा जाता है। सूखा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को ऋण और अनाज और चारे के रूप में सहायता दी जाती थी। तो सुल्तान ने क्या करवाया? बांध बनवाए, नहरें बनवाई और कृषि संबंधी पैदावार का अभिलेख भी रखा जाता था। सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब सूखा पड़ता था या अन्य प्राकृतिक आपदा होती थी, किसानों को ऋण यानी कि लोन और अनाज और चारे के रूप में सहायता भी दी जाती थी। सुल्तान ने मुद्रा में भी सुधार किए। उसने बाजार पर नियंत्रण और उपभोक्ता वस्तुओं के निश्चित मूल्यों की भी शुरुआत कर दी। जिन उपभोक्ता वस्तुओं की राज्य में कमी थी, सुल्तान ने उन चीज़ों के आयात पर भी मूल्यों में सहायता प्रदान की। यानी कि जिस चीज़ की कमी थी उसको खरीदा, यानी कि आयात करा उसका। कौन कर रहा है ये? जैनुल आबदीन। नमक की कमी को पूरा करने के लिए उसने लद्दाख से नमक मंगवाया। व्यापारियों की हर संभव तरीके से मदद की। सुल्तान ने हस्तशिल्पों के किसान विकास पर भी बहुत ध्यान दिया। उसने कागज बनाने और पुस्तकों की जिल्द बांधने के काम का प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ लोगों को समरकंद भेजा। सुल्तान के पत्रों को तराशने और उन्हें पॉलिश करने और कई अन्य दस्तकारियों को भी प्रोत्साहन किया। उसने कालीन और शॉल बनाने की कला की शुरुआत भी करी, जिसके लिए कश्मीर आज भी प्रसिद्ध है। सुल्तान ने जैनगीर, जैनखेत और जैनपुर शहरों की नींव रखी और उस झील पर एक टापू बसाया जिसे आज भी देखा जा सकता है। उसकी सबसे प्रमुख यांत्रिक सफलता वूलर झील पर जायना लंका नाम से एक कृत्रिम टापू बनाना था, जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद बनाई। तो ये जो सारे काम है पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। उसको किसके द्वारा कराए जा रहे हैं आपको याद रखना है? अबुल फजल के द्वारा, नहीं सॉरी,
अबुल फजल नहीं, शायद जैनुल आबदीन द्वारा ये सारे काम करवाए गए। आपको याद रखना है ये किसके द्वारा कराए गए, शायद जैनुल आबदीन। ये सारा आप अंडरलाइन के तौर पे पढ़ सकते हैं। ये काम किसने करवाया, जैनुल आबदीन ने। वह फारसी, संस्कृत, तिब्बती और अरबी भाषाओं का बहुत बड़ा विद्वान था। उसने संस्कृत और फारसी विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान करा। उसके संरक्षण में महाभारत और कलहण की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। उसके ही दौर में संरक्षण में क्या हुआ, महाभारत और कलहण की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ और बहुत सी फारसी और अरबी रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद हुआ। वह खुद भी एक कवि था और उसने कुतुब के नाम से अनेक कविताएं लिखी। ठीक है, तो कुतुब के नाम से कविता किसने लिखी थी, जैनुल आबदीन ने। तो ये सारा आपको याद रखना है, ये सारे काम किसके हैं, शायद जैनुल आबदीन के। उसके बाद कश्मीर के सिंहासन पर शक्तिहीन शासकों का राज हो गया, जिससे भ्रम पैदा हुआ। इस स्थिति का फायदा उठाकर बाबर के रिश्तेदार ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, शक्तिहीन शासक आ गए और भ्रम पैदा हुआ। और फिर क्या हुआ, बाबर के रिश्तेदार ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और 1586 में अकबर ने कश्मीर पर जीत हासिल की और उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो इस तरीके से कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है 1586 में। तो ये आपने पढ़ा। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो हमने अंडरलाइन करा है ये सारे काम शायद जैनुल आबदीन के हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के बारे में। बंगाल 8वीं सदी में पालों के और 12वीं सदी में सैनों के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रादेशिक साम्राज्य था। जो बंगाल था 8वीं सदी में पालों के और 12वीं सदी में सैनों के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रादेशिक साम्राज्य था। बंगाल दिल्ली सल्तनत का सुदूर पूर्ववर्ती प्रांत था। अत्यधिक दूरी, असहनीय वातावरण और परिवहन और संचार के कम साधनों की वजह से दिल्ली सल्तनत का एक प्रदेश पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन था। यानी कि दिल्ली से बहुत दूर था बंगाल, तो आसानी से वो नियंत्रण नहीं रख पाते थे वो। इसलिए बंगाल के लिए एक अपना स्वतंत्र अधिकार जताना बहुत आसान था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को लखनौटी, सतगांव, सोनारगांव के 3 स्वतंत्र प्रशासकीय क्षेत्रों में बांटकर इस समस्या का समाधान करना चाहा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस समस्या का समाधान करना चाहा कि दिल्ली से तो बहुत दूर है बंगाल, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो 3 चीज़ों में बांट दिया उसने। बंगाल को लखनौटी में बांट दिया, सतगांव में, सोनारगांव में। ठीक है, तो इसका समाधान करा कि किस तरीके से रूल करे बंगाल पे। परंतु इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। अंत में बंगाल 14वीं सदी में एक स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य बनकर उभरा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो चाहा था कि वो सही से रह सके, समस्या ना हो, पर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो एक स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य बनकर उभर गया बंगाल। 1342 में एक कुलीन हाजी इलियास खान ने बंगाल को संगठित किया। तो 1342 में हाजी इलियास खान ने किसको नियंत्रित किया, बंगाल को, और शमशुद्दीन इलियास शाह की उपाधि हासिल की। तो शमशुद्दीन इलियास खां की उपाधि हासिल करने वाला कौन था, हाजी इलियास खान। वहाँ का शासक बन गया बंगाल का, यानी कि, और उसने इलियास शाह राजवंश की नींव रखी। तो इलियास शाह राजवंश की नींव किसने रखी, हाजी इलियास खान ने। उसने बंगाल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और उड़ीसा और तिरहुट पर धावा बोला और उसने नजराना देने के लिए मजबूर किया। उसने क्या करा, बंगाल को अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश करी और उड़ीसा और तिरहुट धावा बोला, उसने नजराना देने के लिए भी मजबूर कर दिया। इस प्रकार के विस्तारों ने दिल्ली सल्तनत के शासकों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने बंगाल को जीतने के लिए अनेक बार कोशिश की परंतु सफल नहीं हो सके। तो इनके विस्तार से दिल्ली सल्तनत के शासकों को सतर्क होना पड़ा और वो कई बार जीत भी नहीं सके बंगाल को। अगर आपको स्टोरी समझ आती है, ये चैप्टर पसंद आ रहा है, तो शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से मिल सके। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें आप। आगे बढ़ते हैं।
इलियास शाह राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। गयासुद्दीन आजम वह विद्वान व्यक्ति था, उसने फारसी साहित्य को प्रोत्साहन किया। तो गयासुद्दीन आजम इलियास शाह शासक के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था गयासुद्दीन आजम। तो कौन था? गयासुद्दीन आजम आए। फिर वह विद्वान व्यक्ति था, उसने फारसी साहित्य को प्रोत्साहन किया। वह लोगों को स्वतंत्र और सही न्याय देने के लिए प्रसिद्ध था। कौन था प्रसिद्ध? गयासुद्दीन आजम। कहा जाता है कि एक बार उसने दुर्घटनावश एक विधवा के पुत्र की हत्या कर दी। विधवा ने काजी के पास उसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिसने शासक को न्यायालय में बुलाया। जब इस मामले का निर्णय हुआ, आजम ने काजी कहा कि अगर उसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया होता तो उसने उसे मार दिया होता। आजम के चीन के साथ बहुत मधुर संबंध थे। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई। और आजम जो थे, गयासुद्दीन आजम जो थे, उसके चीन के साथ अच्छे संबंध थे। बंगाल और चीन के बीच जो था बहुत समृद्ध व्यापारिक संबंध थे। चटगांव का बंदरगाह वस्तु विनिमय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तो चटगांव बंदरगाह क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण केंद्र। चीन के बादशाह की मांग पर आजम ने बंगाल से बौद्ध भिक्षु भी वहां भेजे थे। चीन के बादशाह की मांग पर क्या करा उसने? आजम ने जो था, गयासुद्दीन आजम ने बंगाल से बौद्ध भिक्षु भी वहां भेजे। पांडुआ और गौड़ बंगाल की राजधानियां थी। पांडुआ और गौड़ बंगाल की क्या थी? राजधानियां। 1538 आया। 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। कब मिलाया? बंगाल को अपने राज्य में शेरशाह सूरी ने 1538 में 38 में 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया। फिर क्या हुआ? 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया, उसे एक सूबा बना दिया। फारसी प्रशासन की भाषा थी, यानी कि कौन सी भाषा बोली जाती थी? फारसी। परंतु बंगला प्रादेशिक भाषा के रूप में विकसित हुई। फिर भी फारसी प्रशासन की भाषा तो थी, फिर भी कौन सी भाषा प्रादेशिक भाषा बनी? बंगला। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने के साथ साथ बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाके के वन क्षेत्र में भारी सहायता में मछुआरों और किसानों के स्थानीय समुदायों की भारी संख्या में आबादी बढ़ी। फिर क्या हुआ? बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने के साथ साथ बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाके के वन क्षेत्र में भारी सहायता में मछुआरे और किसानों के स्थानीय समुदायों की संख्या में आबादी बढ़ गई। मुगलों ने ढाका में पूर्वी डेल्टा के बीचों बीच अपनी राजधानी स्थापित कर दी। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अनुदान में भूमि भी दी गई और वे यहीं बस गए। आपको ये सारा स्टोरी के तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक बन गया। अब कौन बन गया शासक? अलाउद्दीन हुसैन शाह। वह बहुत ही कुशल शासक था। उसने हिंदुओं को ऊंचे प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया और कहा जाता है कि उसने वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य को बहुत सम्मान दिया। सिकंदर लोदी के साथ उसकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उसे उसके साथ शांति समझौता करना पड़ा। तो सिकंदर लोदी के साथ शांति समझौता कर लिया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। तो ये हमने पढ़ा बंगाल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। यह एक बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था। यहाँ पर बहुत ही विकसित बंदरगाह थे और यह अपने हस्तशिल्पों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इसे दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ा। तब यह सल्तनत के तुर्की सूबेदार के अधीन रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ दिया। किसको? गुजरात को। 1407 में तैमूर के आक्रमण के बाद जफर खान, जो कि उस समय वहां का सूबेदार था, तो 1407 में तैमूर ने जब आक्रमण करने के बाद जफर खान के कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का। स्वतंत्र शासक बन गया और कुछ समय के बाद उसने मुजफ्फर शाह की उपाधि भी स्वीकार कर ली। तो मुजफ्फर शाह की उपाधि किसने स्वीकार कर ली? जफर खान ने। जफर खान के पिता राजपूत थे, जिसने अपनी बहन का विवाह फिरोज शाह तुगलक से कराया था। तो जफर खान के पिता ने, जो कि राजपूत थे, अब उसने अपनी बहन का विवाह किससे करवाया था? फिरोज शाह तुगलक से।
अहमद शाह गुजरात के प्रमुख शासकों में से एक था। उसने अहमदाबाद शहर की नींव रखी और 1413 में से राजधानी बनाया। तो अहमद शाह कौन था? गुजरात के प्रमुख शासकों में से एक था। उसने क्या करा? अहमदाबाद के शहर की नींव रख दी और 1413 में इसे राजधानी बना लिया। किसको? अहमदाबाद को। इसने जामा मस्जिद और 3 दरवाजा जैसे खूबसूरत भवन बनवाए, उद्यानों, महलों, बाजारों का सौंदर्यकरण करवाया। अहमद शाह गुजरात के जैन वास्तुशिल्प के बहुत प्रभावित थे। वह एक बहुत कुशल प्रशासक था। उसने गुजरात के प्रादेशिक राज्य को संगठित किया। उसने झालावाड़, बूंदी और दुर्गापुर के राजपूत प्रदेशों को भी पराजित कर दिया। उसे एक कट्टर मुस्लिम माना जाता था जिसने हिंदुओं पर जजिया लगाया। जजिया जो बताया था आपको मैंने, टैक्स होता था। अनेक मंदिरों का विनाश किया, जिसके साथ ही उसने हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त कर दिया। अहमद शाह ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों शासकों के साथ घमासान युद्ध किया। तो अहमद शाह ने क्या करा? हिंदुओं को के साथ और मुसलमानों के साथ, दोनों के साथ क्या करा? घमासान युद्ध करा। उसका सबसे बड़ा शत्रु था मालवा का मुस्लिम शासक। तो अहमद शाह का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मालवा का मुस्लिम शासक। गुजरात और मालवा के बीच घोर दुश्मनी थी, जिसने इन दोनों प्रादेशिक राज्यों को उत्तर भारतीय राजनीति के बड़े राजनीतिक वायदों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने दिया। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने खुलेआम अपने दामाद का कत्ल कर दिया और जिसने एक मासूम की हत्या भी कर दी। मीरात अहमदी के इस रचनाकार ने सही कहा था कि उसके न्याय का असर उसके संपूर्ण शासन के दौरान मौजूद रहा। सबसे पहले आप शाहुल जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सभी वीडियो, चाहे पार्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, और कोई सी भी वीडियो आपको आसानी में से मिल सके। आगे बढ़ते हैं। शायद गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शासक महमूद था। उसे महमूद बेगढ़ शायद इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 शक्तिशाली किलों का गढ़ सौराष्ट्र में गिरनार और दक्षिण गुजरात में राजपूतों से चापानेर किलों को जीता। इन दोनों किलों की युद्ध की नीति दृष्टि से बहुत महत्ता थी। गिरनार का किला सौराष्ट्र के बहुत समृद्ध थे और इसने सिंध के किला अभियानों के लिए आधार स्थल उपलब्ध कराया। सुल्तान ने पहाड़ी ढलान मुस्तफाबाद नामक नया शहर बनाया। बहुत से खूबसूरत भवनों वाला यह शहर गुजरात की दूसरा राजधानी बना। इसी प्रकार चापनेर की किला भी मालवा खानदेश के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण था। महमूद ने चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद के नाम से एक नया शहर भी बनाया। कुछ लोगों का विचार था कि उसे बेगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके मूछें गाय के सिंगों से मिलती थी। कहते हैं कि महमूद खुली दाढ़ी रखता था जिसकी लंबाई उसकी कमर तक थी। उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह इन्हें अपने सिर के ऊपर बांधता था। एक विदेशी यात्री ड्यूआर्टो बारबोसा के मुताबिक, जब आपको याद रखना है, महमूद को बचपन से ही भोजन में जहर खिलाया जाता था, जिसने उसे इतना जहरीला बना दिया था कि अगर कोई मक्खी भी उसके सिर पर बैठ जाती तो तुरंत मर जाती। तो महमूद अपनी बेइंतहा भूख के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि वह अपने नाश्ते में एक प्याला मक्खन और 100 से 150 तक केले खाता था। कुल मिलाकर वह एक दिन में 10 से 15 किलो खाना खाता था। कौन खाता था? महमूद। महमूद बेगढ़, कौन खाता था? पूरा नाम क्या था? महमूद बेगढ़ ने 52 वर्ष तक शासन किया। वह कला और साहित्य का भी बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार में बहुत सी फारसी और अरबी रचना का अनुवाद किया गया। उसके दरबारी कवि उदयराज, जिन्होंने संस्कृत में काव्य रचनाएं की। उसके दरबारी कवि कौन थे? उदयराज। 1507 में महमूद ने उन पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान की अगुवाई की जो पश्चिमी समुद्र तट पर बस गए थे और जिन्होंने वहां के व्यापार पर एकाधिकार हासिल कर लिया था, जिनकी वजह से मुस्लिम व्यापारियों को बहुत नुकसान भी पहुंचा। पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने के लिए उसने तुर्क के सुल्तान की सहायता भी मांगी। उसने
उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और अंत में उसे पुर्तगालियों को कारखाना बनाने के लिए द्वीप में जगह देनी पड़ी। 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई मृत्यु? महमूद बेगढ़ की। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को जीत लिया। तो अकबर ने गुजरात को कब जीत लिया? 1572 में, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये थी गुजरात की स्टोरी। आप साहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो अच्छे से, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, बिजनेस हो, किसी भी वीडियो को NIOS की या किसी भी बोर्ड की वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन जिन वीडियो में, जैसे कि हमने ये वाला चैप्टर पूरे बुक से पढ़ा है, चैप्टर से, हर वीडियो ऐसी नहीं होती है, तो किसी में नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी वाइज है, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।